हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ का लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने व्हाट इज़ द सेल, सेल थियोरी एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी को पढ़ लिया था। और आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब जिसके पास क्या होता था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता था और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते थे, वो क्या होते थे, हमारे यूकैरियोटिक सेल होते थे। और जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते थे, वो क्या होते थे, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये हमारे यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब R.H. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी तो उसमें क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एलिमेलिया था। ठीक है, ये 5 किंगडम थे, जिसमें मोनेरा किंगडम को कहाँ रखा गया है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। बाकी के जो 4 किंगडम है, प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल और फंगी, इनको कहाँ रखा गया है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर रखा गया है। यानी कि ये सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगी. In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm थ्रू दी प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो, जैसे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल था तो उसके अंदर कुछ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं थी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं थे, तो साइटोप्लाज्म पूरे सेल के अंदर अच्छे से बिखरा हुआ पड़ा था। लेकिन क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आने लगे, जिसके वजह से हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या हो गई, उसके साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट यानी कि कहीं कहीं पर और कोई ऑर्गेनल आने लगे, जिसके वजह से साइटोप्लाज्म बट गया। साइटोप्लाज्म में क्या हो गई, कंपार्टमेंट बन गए। ठीक है, क्यों बन गए, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। ये बात तो सबको पता है। अब यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, किसके साथ, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। In addition, eukaryotic cell have the varieties of the complex locomotory and cytoskeletal structure. और क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी यानी कि सीलिया और फ्लैजिला भी होता है, और साइटोस्केलेटल, अब जैसे कि ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी को शेप देता है ना, वैसे ही सेल का साइटोस्केलेटल क्या करता है, उसको सेल को शेप देने का काम करता है, एक बैलेंस देने का काम करता है सेल को, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर उनका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, किसका, यूकैरियोटिक सेल का। ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल यानी कि सेम नहीं होते। प्लांट एंड एनिमल आर डिफरेंट as the former possess the cell wall plastered and the large central vacuole which are absent in the animal cell। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फॉर्मर यानी कि कौन, जिसका नाम पहले लिखा है प्लांट। तो प्लांट के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, जो कि सेल थियोरी में बताया भी गया था। प्लास्टिड पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, बड़ा सा एक वैक्यूल भी होता है, किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर। और एनिमल सेल के अंदर ये तीनों ही चीज़ें नहीं होती है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, on the other hand, animal cell have the centriole which are almost absent in almost all the plant cell। एनिमल सेल के पास क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो कि सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक प्लांट सेल के पास एब्सेंट होता है, नहीं होता। ये क्या नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या है, हमारा एक प्लांट सेल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक प्लांट सेल है। तो देखते हैं प्लांट सेल के अंदर क्या क्या है। एक तो न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक है ना, ये तो न्यूक्लियस तो होगा। न्यूक्लियोलस है, ये गोल्गी अपरेटस है, पता चलेगा बाद में इसका क्या। न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर, जो एनिमल के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये वैक्यूल प्रेजेंट है। मिडिल लैमेला है यहाँ पर। ठीक है, सेल वॉल है, प्लांट के पास होती है, एनिमल के पास नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स पड़े हुए हैं छोटे छोटे। देखो, क्लोरोप्लास्ट भी हैं ये वाले। ठीक है, जो कि कहाँ होते हैं, हमारे प्लांट के अंदर, एनिमल के पास नहीं होते। साइटोप्लाज्म, ये पूरा जगह है ना, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, और बीच बीच में ये ऑर्गेनल डले हुए हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम है इसके अंदर। माइक्रोट्यूब्यूल है, जो कि क्या होता है, साइटोस्केलेटल वाला।
ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा यानी कि यहाँ पर एक जगह होती है जिससे सेल जो है कम्युनिकेशन करते हैं, आगे पढ़ेंगे वो भी क्या होता है, ठीक है। तो वो है सेल के पास, प्लांट सेल के पास। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और लाइसोसोम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, हमारे प्लांट सेल के अंदर। वैसे अगर हम एनिमल सेल देखें तो देखो आओ एनिमल सेल को देखते हैं। देखो एनिमल सेल के अंदर क्या है, माइक्रोविलाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, सेल वॉल नहीं होगा, सेंट्रियोल है। देखो ये सेंट्रियोल जो होता है ना, ये प्लांट के पास नहीं होता, ये किसके पास होता है, सिर्फ एनिमल के पास, ठीक है। सेंट्रियोल है, पेरोक्सिसोम है, यहाँ पर भी लाइसोजाइम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्ट्रक्चर बड़े सॉसेज जैसे, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, हाँ ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। साइटोप्लाज्म तो होगा ही, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस है। यानी कि ज़्यादातर चीज़ें दोनों के अंदर, प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर कैसी हैं, सेम है। Let us now look at individual cell organelle to understand the structure and function। अब एक एक करके सारे के सारे हम सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ना है, जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता था, ईकैरियोट्स के अंदर भी होता था, ईकैरियोट्स में भी प्लांट के अंदर भी होता था और एनिमल के अंदर भी होता था। तो ये सेल मेम्ब्रेन अब हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडी ओनली आफ्टर द एवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950। Meanwhile, a chemical study on the cell membrane, especially in the human red blood cell, enabled the scientists to decode the possible structure of the plasma membrane। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जो डिटेल स्ट्रक्चर था, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कब निकाला गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ढूंढा गया। क्योंकि नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम इतनी ज़्यादा चीज़ें जूम करके नहीं देख सकते, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैग्नीफाई नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया जिससे हमने क्या देखा, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की हमें पूरी स्ट्रक्चर पता चली। कब पता चली, 1950s के अंदर, ठीक है। और ये जो केमिकल स्टडी चलती थी, किसके ऊपर स्टडी चलती थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को पता लगाने पे। वो किसके लिए चलती थी, कैसे चलती थी, किस सेल पे चलती थी, ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे चलती थी। अब क्यों ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे पढ़ते थे, अब होता क्या था कि जब भी हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता था तो सेल को क्या करना पड़ता था, कूटना पड़ता था। कूटना मीन्स उसको फोड़ना पड़ता था। तो जब फोड़ते थे तो बाकी के सेल्स में और सारे ऑर्गेनल भी आते। मान लो मेरा एक सेल है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने तोड़ दिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी मैं देख सकती हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, और क्या पता मैं सेल मेम्ब्रेन बोल के माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन दे दूँ। इस वजह से उन लोग ने ह्यूमन रेड ब्लड सेल लिया जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जितनी भी स्पेस होती है वो अवेलेबल होती है किसके लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उन्होंने क्या लिया, ह्यूमन रेड ब्लड सेल लिया, ठीक है। इसके वजह से क्या पता चल पाई, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता चल पाई। This study showed that the cell membrane is composed of the lipid that are arranged in the bilayer. Also, the lipid are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and the hydrophobic tail toward the inner part. This ensures that the non-polar tail of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. The lipid component of the membrane mainly consists of ग्लेसराइड। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था वो किसका बना था, लिपिड का बना था, जो कि कैसे अरेंज था, बायलेयर अरेंज था। तो अगर हम लिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो लिपिड के अंदर एक ये गोल सा था जिसको हम क्या कहते थे, पोलार हेड कहते थे। क्या कहते थे, पोलार हेड कहते थे। और नीचे ये क्या होती थी, हाइड्रोफोबिक टेल होती थी। क्या होती थी, हाइड्रोफोबिक टेल होती थी, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल होती थी और ये होती थी पोलार हेड। अब फोबिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से डरना, और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, यानी कि ये पानी से डरता था। और ये जो पोलार हेड था ये पानी में रह सकता था, और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल था ये पानी से डरता था। इस वजह से जो हमारी ये लिपिड की बायलेयर थी वो कैसे अरेंज थी, लिपिड था वो कैसे अरेंज था, बायलेयर की तरह अरेंज था, विद द पोलार हेड टूवर्ड द आउटर साइड। साफ साफ लिखा है कि पोलार हेड जो थी वो कहाँ पे थी, आउटर साइड के अंदर थी। जैसे कि ये पोलार हेड,
ठीक है। तो जैसे कि ये पोलर हेड ऐसे बाहर के साइड थी और ये हाइड्रोफोबिक टेल जो थी वो कहाँ थी, इनर साइड में थी, जो कि बची हुई थी पानी से बच रही थी, इस वजह से ये अंदर के साइड थी। ठीक है, तो देखो लिखा है ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड यानी कि गोल वाला टुवर्ड द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ था, टुवर्ड द इनर पार्ट। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये देखो, मान लिया कि यहाँ पर हमारा ऐसा था, ठीक है, और अंदर हमारा क्या था, सेल का साइटोप्लाज्म था, तो समझ में आता है कि पानी से डर रहा था, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ज़्यादातर पानी ही होता है, तो पानी से डर रहा था, तो यहाँ टेल। बट बाहर के साइड क्यों ये ऐसा हो गया, अंदर क्यों आ गया, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी ही तो होता है, इस वजह से ये ऐसे बायलेयर के अंदर अरेंज रहता था। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन किसका बना होता था, फॉस्फोग्लिसरेट्स का बना होता था। फिर देखो क्या लिखा है, लेटर द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या पता चला, और पढ़ाई हुई और स्टडीज़ की गई, जिससे ये पता चला गया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और क्या होता है, प्रोटीन भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। The ratio of the protein and the lipid vary considerably in the different cell type. In the human being, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid. तो ये बात बहुत याद रखना कि erythrocyte यानी कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर हमारा प्रोटीन कितना होता है 52% और लिपिड कितना होता है 40%, और ये जो रेशियो है ये वैरी करता है, हमारी सेल की टाइप कैसी है उस हिसाब से अलग अलग होता है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ द एक्सट्रैक्शन यानी कि निकालना, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासीफाई इनटू द इंट्रिगल और पेरिफेरल। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी को खींच के निकालना, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, उनको दो पर हमने क्लासीफाई कर दिया है, एक इंट्रिगल प्रोटीन और एक पेरिफेरल। इंट्रिगल देखो नाम में ही समझ आ रहा है, इंट्रिगल यानी कि अंदर धसा हुआ प्रोटीन होता है, और पेरिफेरल यानी कि एकदम पेरीफेरी यानी कि उसकी एकदम अपर वॉल्स में होता है, पेरीफेरी ऊपर से लगा होता है। देखो लिखा है क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन lie on the surface of the membrane while the integral protein are partially और totally buried in the membrane। या तो पूरा या तो आधा जो है वो buried होगा मेम्ब्रेन के अंदर। तो एक मेम्ब्रेन का ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये हमारी क्या है, हेड है, पोलर हेड, और ये क्या लगी हुई है अंदर, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, ये क्या लगी हुई है अंदर, हाइड्रोफोबिक टेल लगी हुई है, ठीक है। तो ये बाय लेयर पूरा बन गया। फिर हमने क्या बोला कि हमारे और क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और होता है इसके अंदर लिपिड तो होता ही है, साथ में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं यानी कि शुगर होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रोटीन दो टाइप के बताए गए थे, एक इंट्रिगल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये वाला जो है देखो, ये वाला क्या है, इंट्रिगल प्रोटीन, और ये वाला ये जो है ये कौन सा है, अपना पेरिफेरल प्रोटीन, बिकॉज एकदम सरफेस पे ही दिख रहा है, ठीक है। ये कौन से हो गए, पेरिफेरल प्रोटीन हो गए, और ये वाला देखो धसा हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाता है, इंट्रिगल प्रोटीन हो जाता है, और ये सारे क्या हो जाते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन हो जाते हैं। और क्या है हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर, और है हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर ये कोलेस्ट्रॉल। हमेशा कोलेस्ट्रॉल को बुरा माना जाता है कि फैट बढ़ा देता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, और ये यहाँ पर अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये बात याद रखना। तो ये हमारे पूरे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। एंड इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाय द सिंगर एंड द निकोलसन। 1972 widely accepted as the fluid mosaic model. According to this, the quasi fluid nature of the lipid enabled the lateral movement of the protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था, 1972 के अंदर, और इसको क्या कहा जाता था, फ्लूइड मोसैक मॉडल कहा जाता था। और इस मॉडल के हिसाब से ये कहा जाता था कि जो लिपिड है वो क्या करता है, लिपिड का ये जो है थोड़ा पानी जैसा नेचर है, जिसके वजह से मूवमेंट हो पाती है, किसकी, प्रोटीन की हो पाती है पूरे के पूरे बायलेयर में। और ये जो एबिलिटी होती थी उसको मेजर कैसे करते थे, फ्लूइडिटी,
ठीक है, उसको कैसे मेजर करते थे, एज अ फ्लूइडिटी हम उसे मेजर करते थे। The fluid nature of the membrane is also important for the point of the view like the cell growth, formation of the intracellular junction, secretion, endocytosis, cell division etc. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फ्लूइड नेचर था हमारे बायोलिपिड मेम्ब्रेन का, बायोलिपिड लेयर का, वो कैसा था, इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, एक तो सेल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था, इंट्रासेलुलर जंक्शन बनाने के लिए वो इम्पॉर्टेंट था, सिक्रीशन के लिए इम्पॉर्टेंट था, एंडोसाइटोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट था, सेल की डिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो इम्पॉर्टेंट भी था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है कि वो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराता है, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल अंदर लेना है तो उसे अंदर लेता है और अगर कोई मॉलिक्यूल को बाहर भेजना है तो उसे बाहर भेजता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है यानी हर एक मॉलिक्यूल को ऐसे ही नहीं अंदर आने देता, किसी किसी को ही आने देता है। टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। Many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is known as the passive transport। अब होता क्या है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हमारी एनर्जी कह लो या फिर एटीपी कह लो, तो एटीपी लगती ही नहीं है, ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव यानी कि जिसमें आप खर्चा नहीं लग रहा है, डायरेक्टली हमारा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन along the higher concentration, that is along the concentration gradient, that is from the higher concentration to the lower। यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में खुद ब खुद आ जाता है, कौन से, न्यूट्रल सॉल्यूट्स हमारे। वाटर में अल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय द डिफ्यूजन इज नोन एज द ऑस्मोसिस। फिर ये क्या कह रहे हैं कि पानी भी ऐसे ही पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, बट पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है, ऑस्मोसिस। क्या है वो नाम, ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट pass through the non-polar bilipid, they require the carrier protein of the membrane to facilitate the transport across the membrane. A few ion or the molecule are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from the lower concentration to the higher concentration, and such a transport is the energy dependent process in which the ATP is utilized and it is known as the एक्टिव ट्रांसपोर्ट Na और K प्लस पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास तो कर जाए, लेकिन हमें उनके अंदर क्या करना पड़े, एनर्जी देना पड़े, एटीपी लगती है, खर्च लगता है उस मॉलिक्यूल को पास कराने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी हो ख़त्म हो रही हो, एनर्जी का खर्चा लग रहा हो, एटीपी यूटिलाइज हो रही हो, उसको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि सोडियम पोटेशियम का पंप क्या हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पंप कहाँ पढ़ोगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। जब एक्सॉन में सिग्नल कैसे जाता है वो देखेंगे, तब यहाँ पर हमको पता चलता है कि सोडियम पोटेशियम का पंप क्या काम करता है। ठीक है, फिर आते हैं सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल क्या होता है, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर called the cell wall from the outer covering of the plasma membrane of the fungi and the plant। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। किस किस के अंदर, प्लांट एंड फंगी के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल not only gives shape to the cell and protect the cell from the mechanical damage and the infection, it also help in cell to cell interaction and provide the barrier to the undesirable macromolecules। सेल क्या करता है, शेप देता है एक तो सेल को, ठीक है, दूसरा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, कोई डैमेज ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे भी देखता है, सेल टू सेल इंटरैक्शन करवाने में भी हेल्प होता है, और क्या देता है, अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, उनको सेल के थ्रू पास नहीं होने देता। जो छोटे छोटे हैं वो तो हमारे सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे, उन्हें कौन रोकेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोकेगा, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं उनको कौन रोक देता है, सेल वॉल ही रोक देती है। Algae have the cell wall
made up of the cellulose, galactans, mannans and mineral like the calcium carbonate, while in the other plants consist of the cellulose, hemicellulose, pectin and protein. तो ये हमें बताया है कि एल्गे का सेल वॉल किस किस से मिलकर बनता है, सेलुलोज से, मैनान से, गैलेक्टान से, मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से। और अगर हम प्लांट का देखें तो उनका सेल वॉल सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से, प्रोटीन से, ये सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। This cell wall of the young plant cell, the primary wall is capable of the growth which gradually diminish as the cell mature, and the secondary wall is formed on the inner side toward the membrane side of the cell। जो प्राइमरी वॉल होती है, जब सेल हमारा प्लांट एकदम नया नया होता है तो उस पर क्या होती है, बाहर प्राइमरी वॉल होती है जो कि केपेबल होती है ग्रोथ करने के लिए, और लेटर क्या होता है कि प्राइमरी वॉल ख़त्म होती जाती है, ख़त्म तो नहीं होती जाती, यानी कि कम होती जाती है, और क्या हो जाता है, हमारी सेकेंडरी वॉल आती है जो कि कहाँ बनती है, टुवर्ड द इनर साइड। अब इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक सेकेंड। यस, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारा क्या है, प्लांट का सेल मान लो, तो यहाँ पर ये क्या है, अपनी प्राइमरी वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर अंदर क्या बन रही है, सेकेंडरी वॉल। कहाँ बनती है सेकेंडरी वॉल, टुवर्ड द इनर साइड, और ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्राइमरी वॉल होती है और यहाँ पर इनर साइड में क्या बनती है, सेकेंडरी वॉल बनती है। दोनों है क्या, सेल वॉल ही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ द ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर, एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर टुवर्ड द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। अब मिडिल लैमेला क्या होता है, मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ द कैल्शियम पेक्टेट which hold or glue the different neighboring cell together. The cell wall and the middle lamella may be transferred by the plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। यानी कि अब मिडल लैमेला क्या होता है, तो मिडल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। दूसरी क्या पता होनी चाहिए कि ये हमारे ना आजू बाजू सेल्स को जोड़ता है। जैसे कि अगर हम एक दीवार बनाए तो उस दीवार में क्या रखते हैं, ईंट रखते हैं। अब ईंट जुड़ती कैसे है, सीमेंट के थ्रू, वैसे ही मिडल लैमेला जो है वो हमारे आजू बाजू के सेल्स को जोड़ता है, सीमेंट की तरह काम करता है, ग्लू करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल को, ठीक है। सेल वॉल और मिडल लैमेला जो है वो ट्रांसवर्स हो जाता है, कैसे, प्लाज्मोडेस्मेटा, एक प्लाज्मोडेस्मेटा बन जाता है जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को आजू बाजू सेल। जैसे कि हमारे मान लो आपके घर के अंदर 2 रूम है और वो रूम्स को जोड़ता कौन है, एक दरवाज़ा, जिससे आप इस रूम के अंदर भी आ सकते हो और उस रूम के अंदर भी जा सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक प्लाज्मोडेस्मेटा बन जाता है, एक दरवाजे जैसा बन जाता है जो कि साइटोप्लाज्म को जोड़ देता है 2 नेबरिंग सेल के। इसके लिए भी एक फ़ोटो दिखाते हैं। तो जैसे कि पहले तो ये देख लो कि ये क्या है, मिडल लैमेला यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। ये क्या है, मिडल लैमेला यहाँ बीच में प्रेजेंट है, जो कि हमारा थोड़ा येलो कलर से बना हुआ है, वो क्या है, मिडल लैमेला, जो कि क्या कर रहा है, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को जोड़ रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो क्या है, मिडल लैमेला है। और ये देखो, ये क्या है हमारा, ये जो जगह है ना, ये जगह बनी है सेल्स के बीच में, ये जगह बनी है, तो ये क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि क्या कर रहा है, हमारे डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को, ये खाली जगह तो क्या है, वैक्यूल है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखो ये साइटोप्लाज्म को जोड़ रही है नेबरिंग सेल के, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसमें हमारा ये थोड़ा सा मिडल लैमेला और सेल वॉल हट जाता है और यहाँ से क्या बन जाता है, दरवाजे जैसा, जो 2 अलग अलग सेल्स को जोड़ देता है। फिर आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखते, रीड करते क्या लिखा है। व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन द टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेनी ऑफ दिस आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन endomembrane system because their function are coordinated. The endomembrane system included the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuole. Since the function of the mitochondria, chloroplast and the peroxisomes are not coordinated with the above component, they are not considered as the part of the endomembrane system। अब ये क्या कह रहे हैं कि इतने सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं सेल के अंदर, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं हर एक ऑर्गेनल जो है वो एकदम मिलजुल कर काम करे कि पहला काम मैंने कर दिया तो दूसरा काम तू कर दे तो तीसरा काम मैं कर दूँ, ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो कुछ ही होते हैं जो एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं कि पहला काम तुम्हें करना है, दूसरा काम तुम्हें, तीसरा काम तुम्हें, ऐसे करके। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन की सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गेनल आते हैं, 4 ऑर्गेनल आते हैं। कौन कौन से 4 ऑर्गेनल आते हैं, पहला तो एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
फिर आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर आता है लाइसोसोम और क्या आता है वैक्यूल आता है। क्या आता है? लाइसोसोम होता है और क्या होता है? वैक्यूल होता है। जैसे कि मान लो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना पहला काम कर दिया, दूसरा किसे करना पड़ेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो कि मान लो कि घर पे पापा पैसा कमा के ला रहे हैं, मम्मी क्या करेगी? उस पैसे का जाके सामान लेके आएगी। पहला काम पापा ने कर दिया कि पैसे कमाने हैं, दूसरा मम्मी करेगी, क्या करेगी? सामान लेके आएगी। तीसरा काम मान लो आपकी बड़ी बहन कर रही है, क्या काम कर रही है? खाना बनाने का। चौथा काम आपको करना पड़ेगा क्या चीज़ का? खाना खाने का। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर काम चलता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कि पहला काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। दूसरा काम कौन करेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा। तीसरा काम लाइसोसोम करेगा और चौथा काम क्या करेगा? चौथा जो है कौन काम करेगा? वैक्यूल काम करेगा। ठीक है, सिंस यहाँ पे इनके फंक्शन जो होते हैं वो एकदम कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं कंसिडर किया जा सकता। यहाँ पर नीट में भी क्वेश्चन आया था कि हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन आया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द यूकेरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क और द रेटिकुलम ऑफ द टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in the cytoplasm, and this is called the endoplasmic reticulum. Hence the ER divide the intracellular space into the two distinct compartments, that is the luminal inside the endoplasmic reticulum and extraluminal साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी की गई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यूकेरियोटिक सेल को देखा गया था, तो एक स्कैटर एकदम रेटिकुलम एकदम जाले जैसा रेटिकुलम स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिला था? स्कैटर देखने को मिला था साइटोप्लाज्म को, जिसको क्या कहा गया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया था। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था कि ये स्पेस को दो में डिवाइड कर देता था। एक तो ल्यूमिनल जो उसके अंदर प्रेजेंट होता था और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो कि कहाँ प्रेजेंट होता था? साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे कि ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये क्या है? हमारी न्यूक्लियस की क्या है? न्यूक्लियस की वॉल है। न्यूक्लियस की वॉल से डायरेक्टली जुड़ा होता है क्या? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली कहाँ जुड़ा है? न्यूक्लियस की वॉल से जुड़ा हुआ है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अंदर की स्पेस है, ये खाली खाली जगह, ठीक है, ये अंदर की स्पेस, ये क्या है अपनी? ये है ल्यूमिनल। ठीक है, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाली जो स्पेस है, ठीक है, ये वाली जो स्पेस बच रही है, जैसे कि ये वाली क्या होगी? ल्यूमिनल हो गई। ये वाली कौन सी होगी? ल्यूमिनल। ये वाली कौन सी हो जाएगी? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी कि साइटोप्लाज्म वाली जगह हो जाएगी। तो ये दो में ऐसे डिवाइड कर देता है। अब देखो क्या है कि यहाँ पर कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे से डॉट प्रेजेंट है, जो कि क्या है? राइबोसोम है। ठीक है, तो जिनके ऊपर डॉट प्रेजेंट होता है, जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर नहीं प्रेजेंट होता तो वो स्मूथ दिखते हैं, तो इनको क्या कह दिया जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। ठीक है, देखो फिर यहाँ क्या लिखा है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज द राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग द राइबोसोम ऑन दिस सरफेस इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम होता है उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम नहीं हो तो वो स्मूथ दिखते हैं, तो उनको क्या कह देते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या काम करता है? एक तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और प्रोटीन सिक्रीशन का काम करता है। यानी कि ऐसा कह लो, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन, लिपिड, क्या? ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे तो क्या बोलना है कि क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन। ठीक है, और वो कहाँ से जुड़ा होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसकी सिंथेसाइज करता है? लिपिड की। लिखा है यहाँ पर, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड। ठीक है, किसका काम करता है? लिपिड का। इन द एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आ जाता है गोल्जी अपरेटस। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है ये क्या करता है कि जो मान लो हमारे क्या करके भेज दिया, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक प्रोटीन बना के भेज दिया, ये प्रोटीन।
अब हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये एकदम पास नहीं होता है हमारे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के कह रही हूँ, ये हमारे एकदम पास में होता है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, कि जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना काम किया तो ये कहाँ भाई आ जाता है, जैसे कि मान लो ये प्रोटीन बन गया, अभी प्रोटीन कहाँ आ जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आ जाएगा। क्यों गोल्जी कॉम्प्लेक्स एकदम पास रहेगा, गोल्जी अपरेटस क्यों पास रहेगा एकदम उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्योंकि दूसरा काम किसको करना है, गोल्जी अपरेटस को करना है। अब मान लो ये प्रोटीन सिंथेसिस होकर आया, ठीक है, अब क्या होगा कि ये इसके इस फेज में जाएगा और यहाँ से चलता हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इधर इसकी क्या चलेगी, मॉडिफिकेशन चलेगी, इस प्रोटीन को मॉडिफाइड कर देंगे, यहाँ आते आते प्रोटीन अच्छा खासा मॉडिफाइड हो जाएगा और यहाँ से प्रोटीन को रिलीज़ कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, प्रोटीन को रिलीज़ कर देंगे और प्रोटीन की क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। मान लो ये प्रोटीन की क्या हो गई, मॉडिफिकेशन हो गई, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये काम चलता है कि पहले प्रोटीन आता है, यहाँ पर जाता है और यहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन चलती है। ये जो लाइन्स है ना, इनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टेने कहा जाता है, क्रिस्टरने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलती है, मॉडिफिकेशन चलती है और बाद में हमारा जो प्रोटीन है वो निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैमिलियो गोल्गी first observed the densely stained reticular structure near the nucleus. These were later named Golgi body after him. They consist of the many flat dish-shaped stack or the cristernae of the 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. They are stacked parallel to each other. Varied number of the cristernae are present in the Golgi complex. The Golgi cristernae are concentrically arranged near the nucleus with the distinct convexes और द फॉर्मिंग फेज और द कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले बार गोल्गी अपरेटस को किसने देखा था, कैमिलियो गोल्गी ने देखा था। कब देखा था, 1898 के अंदर देखा था। एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर उन्होंने कहाँ देखा था, न्यूक्लियस के पास देखा था। फिर बाद में इन्होंने इसके रिस्पेक्ट में, साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या है, इसका नाम रख दिया, गोल्जी बॉडी रख दिया। अब यहाँ पे क्या होते थे, बहुत सारे क्रिस्टरने होते थे, ये क्या है, इसके क्रिस्टरने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्रिस्टरने प्रेजेंट होते थे डिश शेप के, जो कि कितने साइज़ के होते थे, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायामीटर के होते थे। एकदम पैरेलली अरेंज होते थे, देखो ये एकदम लाइन में अरेंज है, पैरेलल अरेंज है, ठीक है। और वैरिड नंबर ऑफ द क्रिस्टरने प्रेजेंट होते थे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब क्या होता था कि ये वाली फेस जो देखो थोड़ी सी क्या हो रही है, ये वाली कैसी लग रही है, कॉन्वेक्स की तरह लग रही है, ऐसी थोड़ी उठी हुई, और ये वाली कैसी लग रही है, थोड़ी सी कॉनकेव की तरह लग रही हुई है। ये कॉन्वेक्स लग रही है और ये क्या लग रही है, कॉनकेव लग रही है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्वेक्स है इसको सिस फेस भी कहते हैं और क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। यहाँ से हमारा प्रोटीन अंदर जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है जिसको क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रांस फेज भी कहते हैं और मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। यहाँ से जो हमारा प्रोटीन है वो मॉडिफाइड होकर निकल जाएगा। The cis and the trans phase of the organelle are entirely different but are interconnected, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि देखो जो सिस फेज था वो क्या था, हमारा फॉर्मिंग फेज, और जो हमारा ट्रांस फेज था वो क्या था, मैच्योरिंग फेज, जो कि क्रिस्टरने के थ्रू जुड़े हुए थे। अब फंक्शन दोनों का एकदम डिफरेंट है, एक से एंट्री होती है और दूसरे से क्या होती है, एग्जिट होती है, लेकिन वो कैसे हैं, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। The Golgi apparatus principally perform the function of the packing material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell. Golgi apparatus क्या करता है, पैकिंग करता है मटेरियल की। क्यों पैकिंग करता है, या तो उसको कोई इंट्रासेलुलर टारगेट के अंदर भेजना हो या फिर सेल के बाहर भेजना हो। मटेरियल टू बी पैक इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase। क्या होता है कि हमारा जो भी मटेरियल बन के आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, वो किसके फॉर्म में बन के आता है, वेसिकल की फॉर्म में, जो कि क्या करता है, फ्यूज कर जाता है सिस फेज के साथ गोल्गी अपरेटस के, और कहाँ मूव करता है, टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज वो मूव करता है। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्गी अपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए जो गोल्गी अपरेटस है वो कहाँ रहता है, एकदम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही रहता है। A number of the protein synthesis by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cristernae of the Golgi apparatus before they are released from the trans phase. Golgi apparatus is important site for the formation of the glycoprotein and glycolipid। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारे बहुत सारे प्रोटीन जो है वो कौन सिंथेसाइज करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर लगे हुए राइबोसोम,
और वो मॉडिफाइड कहाँ होते हैं, क्रिस्टरने पे। किसके क्रिस्टरने पे, गोल्गी अपरेटस के क्रिस्टरने पे। और कहाँ रिलीज़ हो जाते हैं, कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ट्रांसफेज से रिलीज़ हो जाते हैं। गोल्गी अपरेटस क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को पैक करता है। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, तीसरा काम करने वाला, यानी कि काम तो नहीं करता लेकिन पास में ही, मतलब इसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लेते ही हैं। तो देखो क्या लिखा है, द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकिंग इन द गोल्गी अपरेटस। तो यहाँ पे गोल्गी अपरेटस के पैकिंग से ही, उसी के काम से ये लाइसोसोम भी बनता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलेज, लाइपेज, हाइड्रोलेसिस, लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ऑप्टिमली एक्टिव at the acidic pH. This enzyme are capable of digesting the carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम होते हैं इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो कि एक एसिडिक पीएच के अंदर ही एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अब ये लाइसोसोम करते क्या है, एक तो ये डाइजेस्ट कर देते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। और वायरस अगर आ रहा है सेल के अंदर तो उससे भी लड़ते हैं। लेकिन अगर कभी ये लाइसोसोम फट गया, मान लो ये लाइसोसोम कभी फट गया, तो क्या होगा कि इसके सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, और इसके सारे एंजाइम बाहर आ जाएंगे तो ये सेल को ही डाइजेस्ट करने लग जाएंगे, जिसके वजह से सेल जो है मर जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड space found in the cytoplasm. It contain water, sap, excretory product and other material not useful for the cell. तो वैक्यूल क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड जगह होती है, स्पेस होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये भी एक सैप का मतलब हमारा वेस्ट वाटर ही हो गया एक टाइप में, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, अदर मटेरियल होते हैं जो कि यूजफुल नहीं होते हमारे सेल को, वो सब रहते हैं। द वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। वैक्यूल में क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन द सेल, इन द प्लांट सेल, द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या होता है, ये जो वैक्यूल है ना, वो 90% ऑफ द वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेता है सेल की। जैसे कि हमने इस डायग्राम के भी अंदर देखा कि जो वैक्यूल है, देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो वैक्यूल जो होता है वो 90% तक जगह जो है साइटोप्लाज्म की ले लेता है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। द वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, और 90% वॉल्यूम वो लेकर रख सकता है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ द आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द वैक्यूल, एंड हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या कह रहे हैं, प्लांट के अंदर जो टोनोप्लास्ट है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है किसके, नंबर ऑफ द आयन के और भी बहुत सारे मटेरियल के अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी वैक्यूल के अंदर मान लो हमारा जो वेस्ट चीज़ है वो पहले से ही ज़्यादा है, लेकिन सेल के अंदर जो भी वेस्ट बन रहा है वो फिर से कहाँ ही भेज रहे, वैक्यूल के अंदर ही भेज रहे, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हैं, तो ये टोनोप्लास्ट करवाता है। ठीक है, in amoeba the contractile vacuole is important for the excretion in many cell, as in protist food vacuole are formed by infilling the food particle. ओके, तो अमीबा के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, एक्सक्रीशन के अंदर, और बहुत सारे प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर फूड वैक्यूल कैसे बनता है, इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखा था। क्यों नहीं दिखा था, बिकॉज इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा था। द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दिस सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके नंबर वेरी करते हैं सेल टू सेल, कि कैसा सेल है। अगर कोई ऐसा सेल है जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी बनानी हो, जिसकी सबको पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ दी सेल है, तो कोई ऐसा सेल है जिसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है, तो वहाँ पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। और कोई ऐसा सेल है जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं है, तो वहाँ पर क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। इन द टर्म ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबली डिग्री
of variability is observed. Typically, it is the sausage shape or cylindrical, having the diameter of the 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इनका डायामीटर कैसे होते हैं, सॉसेज शेप के, ऐसे शेप के होते हैं। ठीक है, और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं जिनका डायामीटर कितना होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और एवरेज कितना 0.5 माइक्रोमीटर, और इनकी लेंथ कितनी होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन membrane, dividing its lumen distinctly into the two aqueous compartment, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is called the matrix and the outer form the continuous limiting boundary of an organelle. The inner membrane form the number of the infolding called the cristae toward the matrix, and the cristae increase the surface area. The two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. Mitochondria are the site of the aerobic respiration. They produce the cellular energy in the form of the ATP and hence are called the powerhouse of the cell. The matrix also possesses the single circular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosome and component required for the synthesis of the protein, and the mitochondria divide by the fission. तो सबसे पहले डायग्राम देखते, तो डायग्राम के अंदर भी हमें क्या दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन है, एक उसका इनर मेम्ब्रेन और एक क्या है उसका आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन वाला क्या कर रहा है, एक जगह बना रहा है और बहुत सारे क्या बना रहा है, क्रिस्टे बना रहा है, और इस जगह को क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स कह रहे हैं। और जो आउटर है वो क्या बना रहा है, हमारे सेल का माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बना दे रहा है, वॉल ही बना दे रहा है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो क्रिस्टे है वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो होता है, देखो नंबर ऑफ दी फोल्डिंग्स होती है, इनफोल्डिंग जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, मैट्रिक्स के तरफ, और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि जो दो मेम्ब्रेन होते हैं उनके स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, उनके काम के। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन को लेकर रेस्पिरेशन करता है। दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ATP, और हेंस इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मैट्रिक्स जो है और क्या पोजेस करता है, एक सिंगल सर्कुलर DNA। ठीक है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर, कुछ RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, और ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो सारी चीज़ें भी कहाँ होती है, मैट्रिक्स के अंदर। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिजन, और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है, फिजन के थ्रू। ठीक है, फिजन करता है और डिवाइड कर जाता है। अब लास्ट में कुछ पता